हैकिंग एक ऐसा शब्द है जिससे हम सभी दो चार होते हैं, हम सभी इसको जानते हैं। और हैकर्स एक नेगेटिव तरीके से इस टर्म को यूज़ किया जाता है और समझा जाता है कि जो किसी चीज़ को हैक कर रहा है, सेंध लगा रहा है साइबर की दुनिया में, तो वो कुछ गलत ही कर रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एथिकल हैकर्स होते हैं। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं एक एथिकल हैकर जो देश के नंबर 1 या टॉप के एथिकल हैकर माने जाते हैं, क्योंकि जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जटिल साइबर की समस्याएं होती हैं उन्हें हल करना उनका पैशन है। लेकिन डिजिटल फॉरेंसिक्स की बात करें, साइबर सिक्योरिटी नेटवर्किंग की बात करें, ये सब में वो एक्सपर्ट हैं। और देश की बहुत सी कानून की एजेंसीज़ हैं जिनके साथ मिलकर वो साइबर क्राइम से जुड़ी बड़ी और जटिल मामलों को सॉल्व भी कर चुके हैं। और इसमें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कुछ पहलू भी शामिल हैं। हमारे साथ हैं देश के जाने माने एथिकल हैकर सनी नेहरा। सनी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, स्वागत। सनी, आपको एथिकल हैकर माना जाता है। हैकर्स तो हम जानते हैं कौन है, तो आप अपने आप को, अपने काम को एक एथिकल हैकर के रूप में कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, क्या होता है कि जैसे आप हैकर जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, सिस्टम्स में इंट्रूड करना, एप्लीकेशंस में इंट्रूड करना बिना उनकी परमिशन के। लेकिन एक एथिकल हैकर क्या करता है, जैसे कोई वेबसाइट है, पेटीएम है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं, इनके बग बाउंटी प्रोग्राम्स होते हैं। उन पर मेंशन्ड होता है कि आप हमारी वेबसाइट को टेस्ट करके हमारे लूप होल्स हमें बता सकते हैं ताकि हम उन्हें ठीक कर लें। तो एथिकल हैकर्स बेसिकली वो लोग होते हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट का भी प्रॉपर प्रोग्राम है NCIAPC, जहाँ पर लोग टेस्ट करते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट्स को और गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। मतलब एथिकल हैकर्स वो लोग हैं जो सिस्टम्स में, नेटवर्क्स में लूपहोल्स ढूंढते हैं ताकि उन्हें आगे रिपोर्ट किया जा सके बिना उन्हें उनका गलत फायदा उठाए और उन्हें ठीक करवाया जा सके। तो कुछ एथिकल हैकर्स गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी वर्क करते हैं, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल ढंग से कुछ अपनी स्किल्स को यूज करते हैं जिससे गवर्नमेंट को कुछ हेल्प मिल जाए, एजेंसीज को हेल्प मिल जाए। तो यानी हैकर्स जो किसी का नुकसान नहीं करते बल्कि बड़े फायदे के लिए ही लोगों की हेल्प करते हैं, एजेंसीज की हेल्प करते हैं। आपके लिए कहा जाता है कि आपने बहुत सारे ऐसे मुश्किल मामलों को हल कर दिखाया है जो बहुत सारी एजेंसीज हल नहीं कर पा रही थी। एक पार्टिकुलर एग्जाम हैकिंग का केस था जो कई सारे स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड था, और वो स्टेट्स के FSLs के पास है और हमारी एक सेंट्रल FSL के पास भी है, लेकिन वो नहीं क्रैक हो रहा था। वो नहीं ये चीज़ क्रैक डाउन कर पा रहे थे कि ये एग्ज़ाम हैक ही कैसे हुआ है, क्योंकि वो जिस टाइप से उसे पूरी हैकिंग को कंडक्ट किया गया था, जो उन्होंने पूरा एक VM मशीन में डाल के काफ़ी कुछ उन्होंने चेंजेस करके जो मशीन्स में उन्होंने पूरा अंजाम दिया उस हैकिंग को, वो नहीं सोल्व कर पा रही थी कोई भी FSL। तो बेसिकली एक सेंट्रल एजेंसी क्या करती है, वो उस पूरे केस को टेक ओवर कर लेती है। तो बेसिकली वो हमें एनरोल करती है इस केस में कि आप इसमें हेल्प कीजिए कि एक वर्ड होता है उसे हम कहते हैं रूट कोज एनालिसिस, कि पता लगाइए कि ये हुआ कैसे। सारे लोग्स को स्टडी करके, जितने भी लोग्स अवेलेबल है सारे, और तौर तरीके आजमाए जाते हैं सेम एग्जाम के वर्जन पे, जो एग्जाम का ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रॉपर एनवायरनमेंट्स बने होते हैं उस पर, और वो पूरा हमने क्रैक बनाया। और वो कहीं ना कहीं जो कुछ उनके टेक्निकल लोग आ रहे थे जो टूटी फूटी स्टेटमेंट दे रहे थे, जिनको खुद नहीं पता है, क्योंकि उसमें एक फॉरेन रशियन हैकर भी इन्वॉल्व था। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, वो लेटर वो पूरा मैटर क्रैक हो गया इस टाइप से। और उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे सिमिलर केसेस आए एजेंसी के पास, जिसमें मुझे बैक टू बैक एनरोल किया गया और वो सारे केसेस को क्रैक डाउन किया गया। तो बिल्कुल एग्जैक्ट केसेस नंबर देना कई बार वो दिक्कत कर देता है, लेकिन एग्जैक्टली और ऐसे बहुत तरह के केसेस हैं। गेटवे एग्रीगेटर्स के केसेस हैं मेरे पास कुछ, जो बहुत हार्ड हो जाते हैं कुछ लोगों के लिए समझने के लिए। और मतलब होता क्या, घूम फिर के कभी ज़्यादातर जब कोई सेंट्रल एजेंसी टेक ओवर कर लेती है केसेस को, तो वो जनरली उनमें से बहुत सारे ऐसे टेक्निकल केसेस होते हैं जो मेरे पास आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे डीडोस से भी रिलेटेड हैं, जिसमें हमारे किसी एयरपोर्ट की वेबसाइट को या किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को डाउन कर दिया गया था। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें डार्कनेट में कोई डाटा सेल किया जा रहा था, वो एक कॉन्फिडेंशियल डाटा है जिसमें किसी को ट्रैक डाउन किया गया। तो इस टाइप के केसेस आते हैं और इसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है जिससे बहुत सारे मामले हल होते हैं। अभी हम जैसे साइबर अलर्ट में भी हमने दर्शकों को बहुत बार ये बताया कि किस तरीके से CBI का ऑपरेशन चक्र चल रहा है, या ऑपरेशन प्रहार उत्तराखंड की सरकार का चल रहा है इत्यादि। तमाम ऑपरेशंस तो हो रहे हैं। इनमें किस तरह की हेल्प आप जैसे एथिकल हैकर्स कर पाते हैं, क्योंकि ये पता होता है कि जैसे एक आमजन बोलता है इस अकाउंट से उस अकाउंट में पैसा गया, फिर भी क्यों नहीं पकड़ पाती है पुलिस? एक्चुअली क्या होता है कि जैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा चला गया, तो बेसिकली ना जो इनका जो मार्केट है जहाँ पे क्राइम हो रहा है, वहाँ पे
बहुत सारे फेक अकाउंट्स की सेलिंग चलती रहती है दिन रात, और वो बहुत सस्ते रेट में मिल जाते हैं इनको बल्क में इतने सारे अकाउंट्स मिल जाते हैं सस्ते रेट में, सॉफ्टवेयर्स बने होते हैं, वो जिस अकाउंट में पैसा आता है वो सॉफ्टवेयर तुरंत थोड़े टाइम बाद ही या जनरली इवन तुरंत दूसरे अकाउंट्स में स्कैटर कर देता है पैसे को, वो आगे चेन्स में पैसा स्कैटर होता रहता है और एग्जिट हो जाता है। तो इतनी देर में पुलिस एक्शन करती है, इतनी देर में वो पैसा कैश आउट हो चुका होता है। बड़े जो ज़्यादातर बड़े साइबर क्राइम्स हैं, और होता क्या है ज़्यादातर मैंने देखा जो लोगों के अकाउंट सीज होते हैं वो है कि किसी ने जैसे किसी फ्रॉडस्टर के पास पैसा चला गया, उसने कहीं पे जाके उससे बिटकॉइन खरीद लिया, तो जिसके अकाउंट में वो पैसा गया वो फंस गया, क्योंकि वो जो सीजर होता है अकाउंट्स का, अब क्या होता है चेन में सीजर होता है, जहाँ जहाँ पैसा गया वो सब सीज होता है। तो और उल्टा मैंने जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखा कि उल्टा जो लोग नहीं रिस्पॉन्सिबल हैं वो ज़्यादा कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, और जो स्मार्ट क्रिमिनल्स है जिनका वेल एस्टेब्लिश सिस्टम है, खासकर जो नाइजीरियंस वगैरह इस चीज़ में ज़्यादा शामिल होते हैं, उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो पैसा बहुत जल्दी विड्रॉ होता है, बहुत ही जल्दी। और ये एक्चुअली जो पुलिस यूनिट्स हैं, आपने देखा होगा कई बार आप न्यूज़ पढ़ते हैं कोई मैनेजर अरेस्ट हो गया बैंक का, बहुत बार आता है आजकल, ये मैनेजर अरेस्ट हो गया, वो अरेस्ट हो गया। अब वो क्या करें, जो बैंक्स की जो चेन्स बनी हुई है ना, बैंक्स की कह लीजिए बैंक अकाउंट्स की जो चेन्स मिली हुई है, उसमें मैनेजर्स भी मिले हुए हैं, उसमें बहुत लोग मिले हुए हैं। अब पुलिस उन पर एक्शन करने लगी है कि जब तक ये नहीं रुकेंगे तब तक साइबर क्राइम को नहीं रोका जा सकता। सो पुलिस इज वर्किंग रियली वेरी हार्ड ऑन दैट। अच्छा, आजकल जैसे माना जा रहा है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो डार्क वेब पर रेडीमेड टूल्स अवेलेबल हो जाते हैं, इनके लिए पैरेलल इकोनॉमी है जो डार्क वेब पर चल रही है। Exactly. आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब में आप एक्सपर्टीज रखते हैं और आप बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, पुलिस भी उसमें शामिल है। तो ये एआई का यूज किस दिशा में आगे बढ़ता नजर आ रहा है, और आप जैसे एथिकल हैकर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? एग्जैक्टली अभी जैसे मैंने रिसेंटली एक जो सेशन लिया था वो सीबीआई गाजियाबाद एकेडमी में लिया था, सीबीआई के ऑफिसर्स का, वो इसी चीज़ पर बेस्ड था कि एआई एक्चुअली कहाँ है, एआई से कैसे कैसे क्राइम्स हो सकते हैं, और कैसे हम एआई को यूटिलाइज कर सकते हैं क्राइम को किल करने के लिए, या कैसे हमें एआई से होने वाले साइबर क्राइम से फाइट करनी है, और एज एन इन्वेस्टिगेटर्स आपको क्या करना चाहिए वहाँ पे। तो बेसिकली क्या होता है, एआई का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रियल वर्ल्ड में जो हम देख रहे हैं वो डीप फेक है। डीप फेक बनाना, आपके जितना ज़्यादा फोटोज़ इंटरनेट पर होंगे उतना ही ज़्यादा आपका रियलिस्टिक डीप फेक बन पाएगा। द सेकंड प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं हम डीप फेक में ही कह लीजिए, बढ़ती हुई एक्यूरेसी है कम डाटा के साथ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले जब एआई का थोड़ा ग्रोथ होना शुरू हुआ था, जनरेटिव एआई का, मुझे आपका लगभग 10 मिनट्स का ऑडियो चाहिए होता था, और उससे आपका वॉइस क्लोन हो जाता था, आपके वॉइस में मैं कुछ भी बुलवा सकता था 10 मिनट्स के ऑडियो में। धीरे धीरे वो टाइम घटते घटते 1.5 मिनट पहुंच गया, अब वो टाइम 15 सेकंड्स चला गया। अब 15 सेकंड्स का किसी का ऑडियो अरेंज करना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नॉर्मली भी आपको कॉल कर दे और आप कॉल उठा लें, तो 15 सेकंड्स ऑडियो दे कैन ईजिली गेट। अब उस 15 सेकंड्स के ऑडियो से अगर ऐसे मार्केट में प्रोग्राम्स हैं कि वो आपकी वॉइस में कुछ भी बुलवा पा रहे हैं, तो इट बिकम्स ट्रबल फॉर द कॉमन सिटीजन, राइट। उस स्कैमर्स आपका वॉइस को क्लोन कर लेंगे, और उससे अगर उनके पास आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, कह लीजिए कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे लोन ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, वो आपका कॉन्टैक्ट्स ले लेते हैं, तो वो आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल करना शुरू कर देंगे आपकी वॉइस में। यू माइट थिंक कि हाँ ये कुछ ट्रबल में होगा, वो नंबर अभी नहीं होगा यूज़ में, ये कोई, एंड मैनी पॉसिबिलिटी, वो आपको बहुत ढंग से स्कैम कर सकते हैं। दैट इज़ द इशू। तो डीफेक का जो, जैसे मैं फ़ोटोज़ के साथ भी यही हो रहा है, पहले बहुत सारा डाटा चाहिए होता, अब धीरे धीरे हम ऐसी स्टेज पे जाते जा रहे हैं कि अगर आपकी एक फ़ोटो भी इंटरनेट पर है, वो दे दी किसी एआई टूल को, तो वो आपका बहुत ही रियलिस्टिक डीफेक बना देगा। तो अभी जो कंपनीज़ हैं वो वर्क भी कर रही हैं, MIT का नोटिफिकेशन भी था कंपनीज़ के लिए, सोशल मीडिया के लिए, कि आपके पास एक डीफेक डिटेक्शन बैकएंड में होना चाहिए। तो स्लोली बहुत सारी कंपनीज़ आप देख रहे हैं डीफेक डिटेक्शन टूल्स बना रही हैं, तो समवेयर काफ़ी हद तक वो कारगर है। लेकिन मैं अभी भी देख रहा हूँ कि बहुत सारी एड्स देखता हूँ मैं डीफेक वीडियोस की चल रही हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं जो डीफेक टेक्नोलॉजीज हैं, जो जैसे ये तो एक कंपटीशन है, एक स्टेप में क्राइम आगे बढ़ता है, दूसरे स्टेप में क्राइम का डिटेक्शन आगे बढ़ता है। तो जनरल पब्लिक के लिए डीफेक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हम अदरवाइज साइबर अटैक्स की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बहुत तरह के टूल्स हैं, जैसे बहुत सारे एआई टूल्स ऐसे हैं जनरेटिव एआई, उन पर ना लिमिटेशन लगी है कि वो आपको क्या बता सकते हैं। मतलब आप उनसे कुछ पूछोगे तो वो उस चीज़ का शायद आंसर ना दें, क्योंकि उनको पता है कि इससे कुछ गलत जवाब आने वाला है। लेकिन उसके जेल ब्रेकिंग मेथड्स होते हैं, ये उन मॉडल्स को जेल ब्रेक कर देते हैं। जैसे आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो, वो कोई चीज़ आपको नहीं बता रहा है, तो ये हैकर्स क्या करते हैं, उसको जेल ब्रेक कर देते हैं। अब वो सब कुछ बताता है जो उसको नहीं भी बताना चाहिए। वो उस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं, उससे मालवेयर्स डेवलप कर लेते हैं, ऐसे जो अच्छे से अच्छे ईडीआर या अच्छे से अच्छे एंटीवायरस को कह लीजिए बाईपास कर देते हैं। तो वो और फिशिंग मेल्स बनाने में, पहले क्या होता था, फिशिंग मेल में बहुत सारी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स होती थी, वेबसाइट्स में पता चल जाता था कि कहीं ना कहीं ये फिशिंग वेबसाइट है। अब जैसे जैसे जनरेटिव एआई ग्रो हो रहा है,
चीज़ें इतनी रियलिस्टिक हो गई हैं, इतना ज़्यादा यूज़ हो गया है इन चीज़ों का फिशिंग मेल्स फिशिंग वेबसाइट्स वगैरह बनाने के लिए कि वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो गए हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो बहुत ज़्यादा ट्रिब्लोमेटिक है। टूल्स बनाना ईजी हो गया। अब आप देख रहे हैं जनरेटिव एआई की कोडिंग कैपेबिलिटी, टूल्स बिल्डिंग कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है। आप उनको कहते हो, अब वो अच्छे से कोडिंग का भी रिप्लाई करते हैं। आप उनसे कोई कोडिंग पूछते हो तो दे डू रिप्लाई। तो अब क्या हो रहा है, वो आपने एक और टर्म सुनी होगी, एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई जो हमारी जनरेटिव एआई है, इसका ही एक एक्सटेंशन है। उसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे अभी एक एजेंटिक एआई प्रोग्राम किसी ने बनाया, उसमें क्या आप उनको सिर्फ ये बताओ कि हमारा जो कंपनी है उसका नाम ये है, वो क्या करेगी, गूगल पे जाएगी, उसके बारे में सर्च करेगी और वेबसाइट बना देगी। अच्छा, आपको कुछ भी नहीं करना। तो जो हैकर्स हैं वो एजेंटिक एआई को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहुत तरह के इलीगल सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए, इलीगल वेबसाइट्स बनाने के लिए, अलग अलग तरह के अटैक्स कंडक्ट करने के लिए, जो ऑटोमेटेड हो गए हैं। पहले जो अटैक्स मैनुअली होते थे, अब एआई के थ्रू वो ऑटोमेट हो गए हैं बहुत ही अच्छे लेवल पे। तो आपके जैसे एथिकल हैकर्स के लिए भी चैलेंज बढ़ गया होगा, क्योंकि आप लोगों को उन हैकर्स के भी तरीकों को समझना है, टेक्नोलॉजी को समझना है और फिर उसका तोड़ निकालना है। एग्जैक्टली बिल्कुल। मैं जितने भी जो रिसर्च वर्क्स हो रहे होते हैं, इवन जैसे अभी कुछ रिसर्च चल रहा है ग्लोबली कि एआई हैकिंग में कितना कैपेबल है, कि जितने भी नोन अटैक्स हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन है, सीएसआरएफ है या आरसी है या जो भी है, इनमें जो एआई है ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो कितना एक्यूरेट ऑलरेडी है और कितना और उसको डाटा दिया जा सकता है कि वो और ज़्यादा बेटर हो जाए। तो मैं इस तरह के सारे रिसर्च जो भी हो रहा था, चाहे वो डीफेक्स से रिलेटेड हो रहा हो, चाहे स्पीच सिंथेसिस में हो रहा हो। जैसे अभी भी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो लिप सिंकिंग होती है, जैसे जब आप मान लीजिए मैंने आपका एक डीफेक बना दिया, या मान लीजिए आपका एक रियल वीडियो ही है, मैंने उसको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर दिया मान लीजिए, अगर आपके बियर्ड है, राइट, आपके पास, राइट, तो बेसिकली क्या होगा, वो जो लिप सिंकिंग होगी वो इतनी एक्यूरेट नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके बियर्ड नहीं है तो वो बहुत एक्यूरेट आएगी। तो इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं कि ऐसा क्यों है मैथमेटिक्स में, और जो मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो बेसिकली मैं अपडेटेड रहता हूँ। उससे क्या होता है, उसी से डिफेक्ट डिटेक्शन टूल्स बनते हैं उन चीज़ों को नोटिस करके। जैसे हमें पता है कि जो आइज़ हैं उनकी मूवमेंट्स क्रिएट करना एआई के लिए थोड़ा सा स्लाइटली हार्ड था पहले, अब थोड़ा सा, अभी भी थोड़ा हार्ड है। मतलब अभी आप ऐसे डिफेक्ट डिटेक्शन बना सकते हो जो आइज़ मूवमेंट से डिटेक्ट कर ही लेंगे कि ये एक डिफेक्ट है, राइट। तो ऐसी इस तरह की सारी चीज़ों से जब आप अपडेट रहते हैं तो आप प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं जिससे डिटेक्शन ईजियर हो जाता है। तो एज एन एथिकल हैकर, और फिर लोगों को डिटेक्ट करना, लोगों को ढूंढना, किसी ने डीफेक बना दिया, वायरल कर दिया, वो केस रजिस्टर हो गया किसी एजेंसी के पास, फिर ये ढूंढना कि ये सोशल मीडिया पे इसका ओरिजिन क्या है। जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ओसिंट के थ्रू थोड़ा इजी हो जाता है कि पता करना कि ये आया कहाँ से था ओरिजिनली। फिर कई बार होता है कि वो कुछ वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, प्रोक्सीज यूज़ कर रहे हैं, तो फिर कुछ और सेकेंडरी मेथड्स ढूंढे जाते हैं। मतलब इट ऑल डिपेंड्स। कई बार रिवर्स में जाके ढूंढा जाता है। एक केस मुझे पता है जिसमें किसी ने डीफेक बना दिया था, तो बेसिकली उसका आईपी एड्रेस मिल गया था और वो आईपी एड्रेस एक वीपीएन का था। तो बेसिकली हमने थोड़ा सा एनालाइज करके पता लगा लिया कि ये बंदा कहीं इंडिया में ही है। तो जो आईपी एड्रेस था जो वीपीएन का था, वो हर एक आईएसपी को लिखा गया था कि ये बताइए कि ये किसके डेस्टिनेशन आईपी में रिफ्लेक्ट हुआ है, क्या ये आपके किसी भी कस्टमर के डेस्टिनेशन आईपी में ये रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ऐसे करके हमने उस बंदे को पकड़ लिया था जिसने वो डिफेक्ट बनाया था। तो एजेंसीज बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं, कुछ हम पब्लिकली बता सकते हैं, कुछ ऐसे भी मेथड्स होते हैं, कुछ ऐसे भी बैकडोर्स हैं। हो सकता है कुछ ऐसी भी एक आध वीपीएन कंपनी जहाँ पे बैकडोर है जो लोगों को नहीं पता होता है, और जो एजेंसीज को जहाँ से हेल्प मिलती है जो पब्लिकली नहीं बताया जा सकता। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का वो वक्त था, वो दौर था जब इतनी फेक न्यूज़ थी सोशल मीडिया पर, आज भी है। और वो चैलेंज को भी पार पाने में आप जैसे एथिकल हैकर्स आगे आए थे। एग्जैक्टली आना ही पड़ता है हमें। और देखिए आप ये लगा लीजिए कि हमारी एक मिसाइल किराना हिल्स के बॉटम पे गिर गई थी, राइट। तो आई वॉज समवेयर साइलेंट दैट कि ठीक है। तो बेसिकली पाकिस्तान वालों ने ना फ्लड करना शुरू कर दिया कि सारी वीडियोस ना कहीं और की हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की एक जो ब्यूटी है वो है लोकेशन डिटेक्शन की। ये लोकेशन कहाँ की है, एग्जैक्टली मैप पे गूगल अर्थ पे कहाँ है, और उसको प्रूव करना कि ये लोकेशन यहीं की है। गूगल अर्थ पे आप आसपास के सारी चीज़ें दिखा के मना लेते हो उनको कि ये यहीं की है। तो मैंने जैसे एक ट्वीट थ्रेड डाला था उस पर किराना हिल पे, वो बहुत ज़्यादा वायरल था। काफ़ी न्यूज़ चैनल्स, यूपीएससी हैंडलर्स और काफ़ी ग्लोबल जो डिफेंस चैनल्स हैं उन्होंने भी कवर किया। और बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे उन्होंने एक मिसाइल गिरी थी पाकिस्तान में कहीं पे, वो बेसिकली एक रैम्पेज मिसाइल है, लेकिन उन्होंने ये दिखाया था कि एक ब्राह्मोस है और ये गलत जगह गिर गया है, तो इंडिया वालों की कोई एक्यूरेसी ही नहीं है ब्राह्मोस की, राइट। तो मुझे प्रूव करना पड़ा पहले तो ये रैम्पेज है और ये गिरी कहाँ पे है और ये क्यों गिरी है यहाँ पे। तो आई डिड अ वेरी डेप्थ, मतलब काफ़ी गहरा मैंने एक ओसिंट किया उसके ऊपर लोकेशन डिटेक्शन के लिए, प्रूव करने के लिए।
और अभी क्या हो रहा है, वो हर चीज़ को फेक बताने लग जाते हैं। उनके साथ ना एक प्रॉब्लम है, आपको हर चीज़ प्रूव करनी पड़ती है पाकिस्तान वालों के लिए। उनको सैटेलाइट से इमेजरी दिखा के, रियल वर्ल्ड चीज़ों को दिखा के, रियल वर्ल्ड फुटेजेस को उन सैटेलाइट से कंपेयर करके उनको मनाना पड़ता है। और वो इतना ज़्यादा फेक वो फैलाते हैं। बेसिकली उन्होंने क्या किया था, हमारे एयर बेसिस की बहुत सारी फोटोज़ लेके उस पर ब्लैक ब्लैक डार्क वो स्पॉट्स बना दिए और वो वायरल कर दिए कि ये देखिए यहाँ पे ये अटैक हुआ है इस एयर बेस पे, ये वो। तो आपको फिर ओसेंट यूज़ करके थोड़ी लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजरी से एग्जैक्ट लोकेशंस को ढूंढ के जहाँ वो क्लेम कर रहे हैं, फिर से उन्हें करेक्ट करना पड़ता है। हम कोई भी मिसाइल डेब्रिस अभी सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं ना कि ये उनकी उस पार्टिकुलर मिसाइल का है, तो वो आके फिर से एक फेक वायरल नैरेटिव शुरू कर देते हैं कि ये तो नहीं है हमारी, तो वो मिसाइल ऐसे दिखती है वैसे। फिर आपको थोड़ा ओसेंट करना पड़ता है, आपको एक एक चीज़ जो उन्होंने डिस्प्ले की है, जो मिसाइल उसकी टेल्स कैसे दिखती थी और जो डेब्रिस है उनको कनेक्ट करके जो पार्ट बनेगा अलग अलग डायमेंशंस में, वो कैसे दिखा, फिर से प्रूव करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। कोई ऐसे केसेस हैं जो आपको लगा था कि ये बहुत बड़ा चैलेंज रहे हैं मेरे लिए? मतलब अब तक का सबसे मुश्किल ऐसी चुनौती आपके सामने कौन सी आई है? मतलब कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि कह लीजिए जो रैंसमवेयर के केसेस होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहूँगा ये पूरे ग्लोब की प्रॉब्लम है। मतलब उसमें डाटा रिकवर करना एक दूसरी चीज़ है, डाटा रिकवर हो जाए, उस जनरली उस आदमी को, एग्जैक्ट आदमी को ढूंढना, और जब अगर उसे किसी तरह ढूंढ भी लें तो वो फॉरेन कंट्री में किसी में बैठा होता है, उनकी फिर इंटरपोल से बात करना, फिर वो नहीं एक्सेप्ट करते बहुत सारे प्रूफ्स। अगर हम किसी, अगर देखिए हमने क्या है कि हमारे पास एक आईपी, हमने ऑफिशियल ढंग से डाटा ले लिया तो दे आर बाउंड टू एक्सेप्ट। अगर हमने थर्ड पार्टीज में गए, हम किसी तरह से हमने वो डाटा अरेंज कर लिया, तो उनके इंटरपोल्स फिर उस चीज़ को वो करते हैं कि आपने बहुत अलग तरीके से ये डाटा लिया है, किसी तरह से बैकडोर्स के थ्रू या जैसे कैसे भी ट्रिक्स यूज़ करके, तो हमारी कोर्ट शायद नहीं एक्सेप्ट करेगी, वी माइट नॉट कोऑपरेट। तो जनरली क्या होता है, जो ग्लोबल साइबर क्राइम है वो हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है। अभी आपने देखा था इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ के कुछ हैकर्स ने बहुत सारी वेबसाइट्स को टारगेट कर दिया था जब नुपुर शर्मा जी का कुछ मैटर हुआ था, राइट? तब इन्होंने बहुत सारी वेबसाइट्स को टारगेट कर दिया था। ऐसा कि उनमें से एक दो बच्चा जैसे आइडेंटिफाई हो गया था, मुझे पता है जो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था, वी वर्कड विद हिम। लेकिन जब वो उनकी इंटरपोल के पास भेजा गया मैटर और सारी बात हुई है, तो उसमें कुछ खास प्रोसीडिंग्स देखने को नहीं मिली हैं। बहुत सारे ऐसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंडिया से बाहर के जो कोऑपरेट नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि दूसरी कंट्री है, हम क्यों कोऑपरेट करें। हम उनका पार्टिकुलर आईपी भी ढूंढ लिए हैं, वो नहीं कोऑपरेट कर रहे। फिर कई बार हम आदमी को भी किसी और तरीके से ढूंढ ही लेते हैं, अगर वो नहीं भी डिटेल दे रहे, स्टिल दे आर नॉट कोऑपरेटिंग। तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो साइबर वर्ल्ड में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता ही है, वो हर लॉ एनफोर्समेंट के लिए। तो आपको लगता है कि इसको लेकर कुछ रूल्स ऐसे बनाए जाने चाहिए, यूनिवर्सल रूल्स बनने चाहिए ताकि सभी कंट्रीज उनको फॉलो करें, और एक्स्ट्राडिशन के लॉज भी प्रॉपर होने चाहिए। आईटी में एक्स्ट्राडिशन के प्रॉपर लॉज कहीं हैं नहीं कंट्रीज के बीच में आपस में। किसी को अरेस्ट कर लिया तो क्या करें उसका, वो कहाँ पे रहेगा, क्या उसको एक्स्ट्राडिशन करना इतना ईजी है? और मतलब और ऊपर से क्या होता है, बहुत सारे ऐसे, जैसे आपने टोर देखा होगा, टोर कैसे वर्क करता है, जिस पर अनियन वेबसाइट्स, डार्कनेट वेबसाइट चलती हैं, वो आपको 3 डिफरेंट नोट्स बाय डिफॉल्ट दे देता है। वो जो आपका डाटा है, मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे रैंडम 3 नोट्स मिल गए, मेरा डाटा मान लीजिए, और हर 10 मिनट बाद मान लीजिए वो नोट्स चेंज होते जा रहे हैं, उसमें टाइम होता है, बेसिकली आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा डाटा कैसे पास होगा, मुझे फेसबुक विजिट करना है, मेरा डाटा पहले रशिया गया, फिर मेरा डाटा अफगानिस्तान गया, फिर मेरा डाटा चाइना गया, उसके बाद वो फेसबुक गया, मतलब 3 रैंडम नोट्स, और वो जो जनरली अलग अलग नेशंस में आपको मिलेंगे। तो अगर आपको सीधा ढंग से चलना पड़ जाए, मान लीजिए कि अगर एक आईपी हो तो आप एक आईपी का रिवर्स करें, बहुत सारे टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं। आप मान लीजिए पहले एक कंट्री से कांटेक्ट करते हैं, उससे रिजोल्व कराते हैं उनके आईपीडीआर को, उससे आपको फिर दूसरा आईपी मिलता है जिसको रिजोल्व कराना है, वो दूसरे नेशन का, फिर आप उनसे बात करेंगे, फिर तीसरे नेशंस का। और जनरली ज़्यादातर आईएसपीज मैंने बताया कोऑपरेट भी नहीं करते, तो आपको ना कोई थर्ड मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ता है, से किसी तरह उसे मालवेयर भेज के उसे हैक किया जाए बंदे को, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। कोई ऐसा फ्लो हो कि वो क्लिक करे और उसकी फोटो आ जाए, उसे पता भी ना चले। प्रोसेस भी लगातार निरंतर चलने वाली एक प्रोसेस होती होगी, लगे रहो वाली बात। हाँ, एग्जैक्टली। और क्या होता है कि जैसे किसी होता क्या है कि कोई एजेंसी है, अभी मान लीजिए मैं किसी वेब एप्लीकेशन का भी नाम नहीं लूँगा, मान लीजिए एक एप्लीकेशन में एक लूप होल था। वो लूप होल क्या करता है कि आपने सिर्फ एक लिंक भेज दिया, वो लिंक पे क्लिक करेगा, उसकी फ़ोटो ले लेगा और वो फ़ोटो आ जाएगी, राइट? तो बेसिकली हमने कुछ ऐसे बंदे देखे जो बहुत सारी एनोनिमिटी बनाए हुए हैं फ़ोन पे, मतलब उनके इतनी कई प्रोक्सी चेन्स के पीछे बैठे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी फ़ोटो आ रही है। अब उस एप्लीकेशन ने अगले अपडेट में उसको पता चल गया, कहीं से ऐसा कुछ उसने फिक्स कर दिया। तो अब जो एक बीच में जो ऑपरेशन चल रहा है, कुछ लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं जो कि बहुत ही मतलब सीरियस
क्रिमिनल्स हैं किसी तरह से, आगे वाले बंदे आइडेंटिफाई नहीं हो रहे। अब हमें एक दूसरा लूपहोल ढूंढना पड़ा जो फिर एंड्रॉइड से रिलेटेड है बेसिकली, मतलब सॉरी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई कुछ रिलेट होता है, राइट। तो बेसिकली व्हाट हैपन्स ना कि जो प्रोसेस है, कोई लूप होल आ रहा है वो फिक्स हो रहा है, कोई लूप होल है कहीं आ रहा है वो फिक्स हो रहा है, वो चीज़ भी बहुत सारे ऑपरेशंस को बीच में रोक देता है, क्योंकि कोई भी लूप होल कभी भी फिक्स हो सकता है, यू डोंट नो वो कब तक चल रहा है। जब वो किसी कंपनी को पता चल गया है तो वो उस लूप होल को फिक्स करेंगे, क्योंकि वो उनका प्लेटफॉर्म है जिसपे वो अब्यूज़ किया जा रहा है। समथिंग दैट हैपन्स, जैसे इसराइल की कंपनीज क्या करती हैं, वो लूप होल्स को बल्क में खरीद लेती हैं। अब देखिए वो हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं इंडिया, उनके वहाँ पे प्रॉपर ऐसी कंपनीज बन गई हैं जो क्या करती हैं, हर चीज़ के लूप होल्स को बाय करती हैं और सॉफ्टवेयर्स को कंपाइल करती है। मतलब कि एक लूप होल कोई क्रोम में है, एक लूप होल कोई व्हाट्सएप में है, एक लूप होल कोई आपके iOS में, एप्पल में ही है मान लीजिए रूट लेवल पे। तो बेसिकली वो लूप होल्स को कंबाइन करते हैं, एक स्पाईवेयर बनाते हैं और एजेंसीज को दे देते हैं, और वो एजेंसीज ग्लोबली जो टेररिस्ट होते हैं उन पे स्पाई करते हैं आसपास के, दे आर सराउंडेड। उन लूप होल्स को मतलब वो हथियार की तरह यूज करते हैं बेनिफिट के लिए, सेफ्टी के लिए। हाँ, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है कि आप ऐसी कंपनीज वहाँ फ्रीली रन कर सकते हो जो इस टाइप के बिजनेस में रह सकते हैं, जो एजेंसीज के लिए नीड होती है। तो बेसिकली और नेशंस में आप फ्रीली ये चीज़ें नहीं कर सकते हो, इट बिकम्स अ बिग हेडेक। कोई कंपनी आके आज आप किसी माइक्रोसॉफ्ट को पता चल जाए कि इस कंपनी के, उस माइक्रोसॉफ्ट का एक लूप होल है और ये खुलेआम बेचा जा रहा है, अब्यूज़ किया जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट केस करेगी। व्हाट्सएप ने उनकी पैक्सस कंपनी पर केस किया हुआ, सॉरी एनएसओ कंपनी पर केस किया हुआ है पैक्सस के लिए, जिसमें व्हाट्सएप का एक लूप होल मिसयूज़ किया गया था। सो बेसिकली दैट इज द थिंग। आपने देखा होगा एजेंसीज बहुत सारे टूल्स फिर बाहर से भी लेती हैं, जैसे गवर्नमेंट क्लेम भी करती है, जो सिर्फ एंटी टेरर या कुछ पार्टिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि जो लूप होल्स का यूटिलाइजेशन है वो इतना खुल के हो नहीं सकता इंडिया में जैसा इसराइल जैसा नेशंस कर सकते हैं। तो वो भी एक लिमिटेशन है बहुत बड़ी दुनिया में। दैट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपने हमको बताया है। लेकिन एक कॉमन मैन के लिए, मतलब हैकर को लेकर लगता है कि अच्छा आप मेरा मोबाइल फ़ोन हैक कर सकते हो, आप कहोगे ये तो बहुत चुटकी का काम है, हम कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक दूसरा सवाल जो सिक्योरिटी को लेकर, कि बहुत बार मेरे पास ही बहुत सारी मेल्स आती हैं, हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी रिस्पॉन्ड करते हैं कि मोबाइल फ़ोन हैक हो गया है, मुझे पता है, कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, जो बताते भी रहते हैं, अब मैं क्या करूं? देखिए एक्चुअली डिपेंड करता है। मैं जो ज़्यादातर हैकिंग आप रियल वर्ल्ड में देखेंगे या कोई भी इंसान रियल वर्ल्ड में देखता है, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है मान लीजिए, कोई भी फ़ोन मान लीजिए, अभी के लिए एंड्रॉयड मान लेते हैं, ज़्यादा यूजर्स के पास वही है। आपको हमेशा ही जो भी आपके एप्लीकेशंस हैं, मतलब आप जब आपने एप्लीकेशंस में टैब में जाते हैं वहाँ पे इंक्लूडिंग द सिस्टम, वहाँ पे ऑप्शन होता है कि सिस्टम एप्लीकेशंस भी दिखाइए, राइट। कुछ स्पाईवेयर्स होते हैं जो एज अ सिस्टम एप्लीकेशन ही बिहेव करते हैं। आपको थोरोली चेक करना होता है एक एक एप्लीकेशन को कि कौन सा एप्लीकेशन क्या क्या परमिशंस लिए हुए हैं, किसके पास लोकेशन का परमिशन है, किसके पास मैसेजेस का परमिशन है, किस एप्लीकेशन के पास क्या परमिशन है जो उसके पास नहीं होना चाहिए था। ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस होंगे, आप कोई भी एप्लीकेशन जो आपको दिख रहा है आप सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये नोन है कि नहीं है। जो सिस्टम का होगा, मान लीजिए आपके पास सैमसंग, अगर सैमसंग से रिलेटेड कोई है तो वो पता चल जाएगा कि आपको सैमसंग से रिलेटेड जो भी सिस्टम्स के होंगे, जो भी आपका जो फर्मवेयर डेवलपर है उनके होंगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा और आप अलग से फिल्टर आउट कर पाएंगे अननोन स्पाईवेयर्स को, जो कि बहुत सारी परमिशंस ले रहे थे। उनके पास आपकी कैमरा परमिशन हो सकती है, माइक्रोफोन परमिशन हो सकती है, बहुत परमिशंस हो सकती है। हो सकता है वो टाइमली स्क्रीनशॉट ले रहे हो आपकी एक्टिविटीज़ का, हर 10 सेकंड बाद स्क्रीनशॉट ले रहे हो, आपको पता चल जाएगा कि ये वो अलग वो है, आपको सिंपली पता चल जाएगा। पर एक कॉमन मैन तो जितने मर्जी चीज़ें देख ले, आधी चीज़ें समझ में नहीं आती है मोबाइल फ़ोन में, भाई ये है क्या। हाँ, एक्चुअली तो लोग कॉमन मैन के लिए समझना मुश्किल नहीं है। प्राइवेट फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं किसी तरह एंड दे अप्रोच देम, और वो कहते हैं कि हमारा मोबाइल को प्रॉपरली इसका एक फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट हमें दे दो, इसमें जो जो एप्लीकेशंस हैं जो नोन हैं, जिनके हैश वैल्यूज़ वगैरह वेल नोन है, जो भी हैं, वो एक पूरी लिस्ट क्रिएट हो जाती है। उससे उनको पता चल जाता है कि भाई ये कुछ ऐसे सस्पिशियस ऐप्स हैं। और ज़्यादातर जो मार्केट में स्पाईवेयर्स चल रहे होते हैं उनके जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो नोन होते हैं। चलिए, आपको पता भी चल गया कि मेरे इसमें स्पाईवेयर है, मतलब मुझे उसके बाद मैं लैब में नहीं जा रही पर मुझे पता है कि स्पाईवेयर है। Exactly. तो मैं क्या कर सकती हूँ सेफ गार्ड करने के लिए, क्या स्टेप उठाऊँ? जैसे अभी ही मुझे 2 दिन पहले फ़ोन आया था किसी का कि व्हाट्सएप हैक हो गया है, वो ब्लॉक कर दिया गया। व्हाट्सएप पे पहले कुछ हुआ, उसके बाद वो ब्लॉक हुआ, वो हैक हो गया है व्हाट्सएप, या मोबाइल हैक हो गया है। अब मैं क्या करूँ? अगर देखिए आपको ये पता है कि स्पाईवेयर है लेकिन आपको ये नहीं पता स्पाईवेयर कौन सा है, तो अगर आप फ़ोन को रीसेट करने ही जाएंगे तो पूरा डाटा जाएगा, तो वो भी चला जाएगा उसमें, राइट। और अगर आप ये चाहते हैं सिर्फ वही चीज़ जाए जिससे ये प्रॉब्लम कोज हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको या तो खुद से उसे पता करना पड़ेगा, या आपको उसका एक हल्का सा किसी से नॉर्मल इंसान से भी जिसको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज है उससे कंसल्ट कर लेना चाहिए। वो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी है हाई कि उसे ढूंढ ही देगा एंड वो उसे अनइंस्टॉल कर देगा और वो डेट वगैरह भी चेक कर लेगा कि ये आया कब था।
और उससे अगर उसकी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी एक्सपर्टाइज है तो उसकी एक्टिविटीज़ भी पता कर लेगा। मतलब इट डिपेंड्स, मतलब आपको किसी को अप्रोच कर लेना ही समझदारी है। मतलब वही है ना कि तो खुद इसलिए ये खुद बैकडोर्स जो डॉक्टर बना ना लेते बने। हैं, ये कुछ ऐप्स इंस्टॉल करवा के बैकडोर्स बनवा लेते हैं Exactly. इत्यादि, ये सब कंट्रोल में आ सकता है। सब कंट्रोल में आ जाता है, वो 100% मिल जाते हैं पर ऐसा। सनी, नॉर्मली हमने देखा है कि जो हैकर्स होते हैं ना बहुत छोटी उम्र के होते हैं। मतलब मूवीज में भी हम देखते हैं कि 15-15 साल के लड़के हैं जो हैक कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी स्कूल के बच्चे बहुत तेज हैं हैकिंग करने में। ये जो हैकिंग आपने कब शुरू की? मतलब कब वो एज थी जब आपको लगा कि हैकिंग शुरू कर देता हूँ? कोडिंग से ही शुरुआत हुई इसकी? एग्जैक्टली आप बेसिकली जैसे आप कोडिंग करते हैं तो एक टाइम आता है आप एप्लीकेशंस को टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। एप्लीकेशंस की टेस्टिंग बड़ी चीज़ है ना, कि आपने एप्लीकेशन बना दी, वो सिक्योर कितना है आप उसे देखने लग जाते हैं। आपने आज एक वेबसाइट बनाई, किसी ने आपकी वेबसाइट पे थोड़ा बहुत, आपकी वेबसाइट अगर थोड़ी डाउन भी होगी ना तो भी आपको टेंशन हो जाती है, किसी ने डीडोस तो नहीं किया, किसी ने कोई अटैक तो नहीं किया। आप उसके लोग स्टडी करते हैं। एक टाइम आता है धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टेज में जब आप ये समझ जाते हैं कि सिर्फ चीज़ों को बनाना इज़ नॉट लाइक द एंड ऑफ, मतलब डेवलपमेंट का अंत नहीं है वो। आपको उसे सिक्योरली बनाना सीखना होता है। और जब तक आप उसे हैकिंग ही नहीं सीखेंगे कि भाई मतलब हैक हो, आप पहले ये सीखेंगे ना कि वो चीज़ हैक होगी कैसे, तभी तो आप उसको सिक्योर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो फेज़ आ जाती है। और साइबर सिक्योरिटी का बूम हमेशा से ही एक्सपेक्टेड था। मैं कम एज से ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि आगे चल के साइबर सिक्योरिटी का बूम आएगा, क्योंकि इंटरनेट पर चीज़ें बनाना आसान होता जा रहा है। जो आप देख रहे हैं ओपन सोर्स ग्रो कर रहा है, लाइब्रेरीज ग्रो कर रही हैं हर चीज़ की। आप देख रहे हैं वेबसाइट बनाना आज की डेट में कितना ईजी हो गया, सॉफ्टवेयर बनाना भी ईजी हो गया। तो जैसे जैसे ये ईजी होता जाएगा उसमें एक चीज़ आ जाएगी कि उसमें लूप होल्स भी फिर ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो चीज़ें, जो लाइब्रेरीज इजीली बनी बनाई मिल गई हैं लोगों को, जो उन्होंने मेहनत नहीं की है उसे डिग करने की कि इसमें क्या सही है क्या गलत, जब लोग उनको जोड़ जोड़ के बनाएंगे तो उसमें जो लूपहोल्स रह गए थे ओपन सोर्स में वो उसमें रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। तो बेसिकली मेरा शुरू से ही मानना था कि साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ी फील्ड होगी, तो मैं बहुत ही अर्ली स्टेज पे आ गया था इसमें। इसके बाद आपके, मेरे को लगता है, लर्निंग प्रोसेस थी जो आगे बढ़ती चली गई है, और Exactly. उसके साथ साथ करते करते आज आप इतने एक्सपर्ट एथिकल हैकर बन गए हैं। अब हम लोग जैसे क्लाउड ग्रो हुआ तो क्लाउड की साइबर सिक्योरिटी में, नेटवर्क की साइबर सिक्योरिटी में, IoT डिवाइसेस ग्रो हो रहे हैं IoT की साइबर सिक्योरिटी में। अभी मैंने मेरे एक नोन है जिन्होंने एक मतलब कि इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की है, राइट, दे हैव स्टार्टअप, उनको अच्छा फंडिंग मिला है, तो उनकी बाइक टेस्ट की। वो जो उनका ब्लूटूथ हमेशा ऑन रहता था लेकिन वो जैमेबल है, मतलब मैं मोबाइल में एक ऐसा पैकेट बना सकता हूँ कि वो ब्लूटूथ जैम हो जाएगा। तो मैंने उनको ये समझाया कि मान लीजिए आपकी एक बाइक यहाँ खड़ी है, ये ब्लूटूथ बंद नहीं होता इसमें, मैंने ये पैकेट चला दिया, ब्लूटूथ जैम है, अब वो आदमी तो ऑपरेट ही नहीं कर पा रहा ना। तो बेसिकली जो IoT डिवाइसेस हैं जितना भी जो आप देख रहे हैं ग्रो होता ही जा रहा है। बल्ब्स में भी वो आने लग गया अब तो, वाईफाई कनेक्शंस, राइट, बटन दबाओ वो ऑन हो जाता है, बटन दबाओ वो ऑफ हो जाता है। हर चीज़ में इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है, मतलब कि जो डिजिटल पार्ट है कह लीजिए, वो ग्रो होता जा रहा है। हर इवन टूथब्रश भी इलेक्ट्रिक आने लग गए हैं। तो हम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम IoT के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो IoT को टेस्ट करना, AI को टेस्ट करना, जो AI मॉडल्स हैं उनमें बहुत सारे ग्लिचेज हैं, उनमें जेल ब्रेकिंग इंजेक्शंस के लूप, जेल ब्रेकिंग अटैम्प्ट्स होते हैं उसमें, अलग अलग तरह के प्रॉम्प्ट्स इंजेक्शंस हैं उसमें, बहुत तरह की चीज़ें हैं उसमें, उनको टेस्ट करना। क्लाउड में जैसे हम आगे जो बढ़ते जा रहे हैं उस चीज़ को टेस्ट करना, उसमें मेरा मेन फोकस रहता है। और एक हमने बड़ी टर्म सुनी थी जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर में साइबर अटैक्स हो रहे थे, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, APT। ये APT को से निपटने की स्ट्रैटेजी भी क्या बदलती रहती है? एक्चुअली APT हमेशा से ही थ्रेट थे। हर नेशन के पास कोई ना कोई एक दो APT तो हैं ही। कुछ नेशंस के पास ज़्यादा हैं, जैसे चाइना को ज़्यादा एक्यूज़ किया जाता है ज़्यादा APT ग्रुप्स रखने के लिए, नॉर्थ कोरिया को ज़्यादा एक्यूज़ किया जाता है ज़्यादा APT ग्रुप्स रखने के लिए। तो जनरली जो बहुत तरह की स्ट्रेटजीज APTs यूज़ करते हैं, जो एक जनरल इनकी कॉमन स्ट्रेटजी है, बहुत जगह देखने को मिलती है, वो ये है कि ये आपको एक PDF या एक मतलब कि किसी व्हाट्सएप के थ्रू भेजें, या जनरली मेल्स के थ्रू ज़्यादा होता है, बिल्कुल स्पूफ मेल्स होते हैं। आपको लगेगा कि जैसे ये जनरली क्या करते हैं, एक वेबसाइट ढूंढेंगे जो स्पूफेबल है। मान लीजिए कोई XYZ गवर्नमेंट की वेबसाइट है और उसके जो हमने स्पूफिंग से बचने के लिए, मेल स्पूफिंग से बचने के लिए प्रॉपर कन्फिगरेशंस, प्रॉपर चीज़ें नहीं की हुई हैं, राइट, ये बेसिकली उसको स्पूफ कर लेंगे, या ये हैक्ड वेबसाइट यूज़ कर लेंगे। मैंने देखा बहुत जगह हैक्ड वेबसाइट यूज़ होती हैं। ये उसको यूज़ करके मान लीजिए जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं या जो भी इनका टारगेट है, जो फॉरेन सर्विसेज में या जो भी, उनको ज़्यादा टारगेट करते हैं।
ये उनको मेल्स भेज देंगे कि ये अटैचमेंट है, वो बहुत ही रियलिस्टिक मेल होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कई बार पूरा एक APK भेज सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स। तो वो जो भी फाइल आएगी उसमें कोई ना कोई एक मालवेयर बाइंड होता है उसमें, राइट। तो बेसिकली जब उसको डाउनलोड कर लेते हैं उस फाइल को, वो मालवेयर उनके में आ जाता है। वो मालवेयर आपके सिस्टम से सारी इन्फॉर्मेशन एक कमांड एंड कंट्रोल सर्वर को भेज रहा होता है, राइट। और वो सारा जो हैकर होता है वो बेसिकली गैदर कर रहा होता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो हमारी यूनिट्स होती हैं, इंटेलिजेंस यूनिट्स, वो बहुत सारे ऐसे कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स को जो आइडेंटिफाई हो गए मालवेयर्स के, उनको ब्लैकलिस्ट करती रहती हैं। वो ये भी चेक करते रहती हैं हमारे ऐसे कौन कौन से यूजर्स हैं इस नेशन में जो उस कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से कनेक्ट हो रखे हैं। सुनने में ऐसा भी आ रहा था कि जिस वक्त सिंदूर चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर, उस वक्त पे बहुत बहुत सारे ज़्यादा पुलिस के और सेना के अधिकारियों को ऐसी मेल्स आ रही थी कि नया SOP ये है, इसको फॉलो करना है इत्यादि। यू टेंड टू, क्योंकि उसमें माहौल ऐसा था कि यू टेंड टू ओपन दीज मेल्स। एग्जैक्टली। देखिए जो इस टाइप के थ्रेट अटैक्स होते हैं जो APTs कंडक्ट करते हैं, हमेशा ही चलते रहते हैं, हमेशा ही। बस ये था कि जो ऑपरेशन सिंदूर में वो बहुत ज़्यादा पीक पर चले गए थे, वो इतना ज़्यादा हो गए थे, इतना ज़्यादा। एक तो वो हमारी वेबसाइट्स को भी उनके हैकर्स बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे थे, बल्क में मेल्स भेज दी जाएँ सबको, पुलिस वालों को भेज दी जाए, आर्मी वालों को भेज दी जाएँ, जितने लोग भी जो उनके इंपॉर्टेंट टारगेट हैं सबको भेज दी जाएँ। वो प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है और वो यहाँ पे बिल्कुल पीक पे पहुँच गया था। तो उन पे पूरा रिसर्च चलता रहता है कि उन्होंने क्या भेजा है, उसे कौन सा एंटीवायरस डिटेक्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, वो कमांड एंड कंट्रोल सर्वर क्या था, वो IP क्या है, वो IP और किस किस से नेशन में कनेक्ट हो गया है। कई ऑर्गेनाइजेशंस का पूरा IPDR चेक किया जाता है, राइट। कई बार क्या होता है कि एक मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन का एक विक्टिम मिल जाता है, तो उसका जो पूरा लोग्स है, मतलब कि समवेयर दे हैव अ राउटर एंड समवेयर दे हैव प्रॉपर लोग्स, उसका जो पूरा IPDR है, एक मतलब कि जैसे हम जब भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, हमारा जैसे कॉल करते हैं तो CDR बनता है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स। जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो IPDR बनता है, जो IP डिटेल रिकॉर्ड होता है बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन का। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया में IPDR स्टडी किया जाता है और उसमें वो कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स को जो भी आइडेंटिफायर्स हैं उनको ढूंढा जाता है। अच्छा। ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा डिवाइस तो नहीं है किसी भी आदमी का जो उसको डाटा तो नहीं भेज रहा। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। एक जैसे एक यंग साइंटिस्ट था, उसने लिंक्डइन पे किसी ने उसको जॉब ऑफर किया था कि हम आपको ना बेटर जॉब ऑफर दे रहे हैं, हमारे देश में आके रिसर्च कीजिए, ये वगैरह वगैरह। जब वो लिंक्डइन पे बात कर रहा था, उसने ये नहीं देखा कि जो सामने जो बंदा है जिससे वो बात कर रहा है वो एक फेक प्रोफाइल है, वो पाकिस्तान के कोई ISI हैंडलर का प्रोफाइल है, और उसने एक मालवेयर इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में। और उसकी सेकेंड गलती ये, बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डाटा हमारी एक पार्टिकुलर मिसाइल्स वगैरह से रिलेटेड उसके लैपटॉप में था जो उसे नहीं रखना था एज पर द प्रोटोकॉल्स। और दूसरा एक और वायलेशन उसने किया कि वो सोशल मीडिया पे मेंशन ही नहीं कर सकता था कि मैं यहाँ काम करता हूँ इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो एक डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड ना, जब वो पकड़ा गया तो सबसे पहले जो एजेंसीज होती हैं वो क्या करती हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में उस पार्टिकुलर आइडेंटिफायर को कि डाटा किस सर्वर को जा रहा था, उस सर्वर को दूसरे उनसे भी मैच करती हैं कि भाई ये डाटा और कहीं तो और कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं है जो उस पार्टिकुलर सर्वर से कनेक्टेड है, राइट। तो ये प्रोसेस हमेशा होता है जब भी जैसे किसी के पास मेल आ गया, ये पता चला ये डाटा तो यहाँ जाना था इस पार्टिकुलर अगर हम इसमें एग्जीक्यूशन करते हैं सारा, ये इसका कमांड एंड कंट्रोल सर्वर है, तो वो हमेशा ही चेक होगा मेन ऑर्गेनाइजेशंस में जो ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है कि कोई सिस्टम उससे कनेक्टेड तो नहीं है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। बहुत सारी एंटीवायरस कंपनीज भी लिस्ट देती हैं नॉन कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स की। आई थिंक योर हैंड्स, आपके हाथ में हमेशा बहुत बहुत काम रहने वाला है, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनौतियां भी बहुत बढ़ने वाली हैं। चलते चलते अंत में आपसे एक सवाल, कोई ऐसा रोचक मामला आपके सामने आया जो आपको लगता है कि दर्शकों को पता होना चाहिए? देखिए हमारे पास ना साइबर क्राइम कॉमन पब्लिक का बहुत ज़्यादा आता है। किसी का फेडेक्स कॉल आ गया, किसी का डीफेक बन गया, ये वो। हम लोग मतलब हम उन मैटर्स को भी सोल्व करते हैं। मुझे जो ज़्यादा मजा आता है ना उस चीज़ में आता है जो दूसरों से नहीं क्रैक हुई है। जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्स वाले नहीं हो रहे, गेटवे एग्रीगेटर के नहीं हो रहे, कुछ ऐसे ड्रोन फोरेंसिक्स के भी कुछ मैटर्स हमारे पास आ सकते हैं अभी। लेट्स सी हाउ इट गोस। हम कुछ बात कर रहे हैं कुछ लॉ एनफोर्समेंट से, तो हमें ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कोई मैंने आपको बताया कि एक पार्टिकुलर टाइप की हैकिंग हो गई, मान लीजिए किसी ने एक बहुत बड़ा एग्जाम ब्रीच कर दिया है, जैसे जो हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जिस पे हमारा बहुत दिन और रात R&D चलता है। तो जो कंपनीज हैं, मैं ऐसे कई मामले देख चुका हूँ, वो कंपनी झूठ बोल रही है कि हमारे यहाँ से कोई ब्रीच नहीं हुआ, हमारा सिस्टम पूरी तरह से सिक्योर है। ये हमेशा होता है मेरे साथ। वो कंपनीज मानती ही नहीं है, वो कहते हैं प्रूव करो कि हम हैक हुए हैं। हम नहीं हैक हुए, हमारा टेंडर चला जाएगा। उनके साथ ये भी प्रॉब्लम है, इफ़ दे एक्सेप्ट कि हमारे अंदर लूपहोल है तो दे माइट लूज सम वो कुछ टेंडर्स खो सकते हैं।
सो बेसिकली वो नहीं मानते हैं ये हमेशा होता है मेरे साथ। तो बेसिकली फिर उनको बैठा के ग्रिल किया जाता है, उनके लोग स्टडी किए जाते हैं, धीरे धीरे ये प्रूव किया जाता है कि वो कैसे हैक हो सकते थे। फिर वो मानते हैं हाँ ऐसे तो हम हैक हो रहे थे, आपने तो इस वर्जन में प्रूव कर दिया। फिर हम उनको 6-7 मेथड्स दिखाते हैं जिससे वो हैक हो सकते थे, फिर वो 6-7 भी मानते हैं। फिर हम और लोग को कनेक्ट करते हैं और हम उनको समझाते हैं कि प्रोबेबली ये हुआ, फिर वो तब भी नहीं मानते। वो कहते हैं आप प्रूव कीजिए कि यही हुआ है, क्योंकि उनके एडवोकेट को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ तो ऐसी होगी कि जहाँ पर हम फाइट कर पाएंगे कि आप कैसे कह रहे हो कि ऐसा ही हुआ है, राइट, आप ये प्रूव कीजिए ना कि ऐसा ही हुआ है। और फिर एट द एंड ऑफ द डे हमेशा ऐसा होता है, वो मान जाते हैं कि ऐसा ही हुआ है। और मैं ऐसे कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जानता हूँ, कंपनीज को जानता हूँ जो अपने टेंडर्स खो चुकी हैं। और वो उनका मेन कारण क्या है, वो शुरू में जो इतना हाइड करती हैं गवर्नमेंट से, जिसकी वजह से जो फ्रस्ट्रेशन एजेंसीज का भी बढ़ता है, तो वो आगे कन्वे करते हैं कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज़ को कि भाई ऐसे ऐसे है, उनकी गलती है और ये प्रूव हो गया है प्रॉपरली, तो उनको मानना ही पड़ता है। तो हमें ऐसी चीज़ों में ज़्यादा मजा आता है जहाँ पे थोड़ी हार्ड हैकिंग हुई है, और या फिर ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ने में जिनको पकड़ना थोड़ा सा हार्ड था, जिनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई किसी को नहीं पता है। मान लीजिए कोई फॉरेन हैकर है, यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ा डिग करना, कौन है कहाँ से, अगर उसके खिलाफ कुछ इंटेल है। कोई ऐसा बड़ा रैकेट हो गया, बहुत बड़ा रैकेट है, जैसे अभी बहुत तरह के रैकेट्स होते हैं, अभी हम कुछ वो नहीं पॉइंट आउट नहीं करेंगे किसी को, जो चलते ही रहते हैं। कभी कुछ आप देख रहे हैं जो ज़्यादा मनी है, कोई कभी लोग जीएसटी रिफंड में चले गए, वही लोग कभी वही लोग गेटवेज में जो एग्रीगेटर्स हैं हमारे, उसमें अपने गेटवेज बना रहे हैं अलग अलग नेशंस में। ये चीज़ें होती हैं, कॉमन पब्लिक को नहीं पता। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत नेशंस में पेमेंट गेटवेज बना रखे हैं उन्होंने, और वो पैसा रोटेशन कर रहे होते हैं, बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे होते हैं, और वो गेटवेज के कुछ लूपहोल्स को एब्यूज कर रहे होते हैं उस मनी को रोटेट करने के लिए। मुझे लगने लगा है सनी कि अगर आपके जैसे एथिकल हैकर्स ना हो तो बहुत सारे ऐसे साइबर क्रिमिनल्स हैं जिनको पकड़ना मुश्किल हो जाए। लेकिन बहुत ऐसे आप केसेस जैसे बहुत सारे लोग चाहिए, मुझे लगता है, अगर हमें साइबर अपराध को रोकना है तो। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे केसेज में जिनको समझना ही वो हो जाए मुश्किल एजेंसीज के लिए, जो सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे मैंने आपको बताया एग्रीगेटर का बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जिस पे मैंने R&D करके ये पता किया कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जैसे एजेंसीज ने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये कुछ लोग हैं, ये पहले कुछ इलीगल कर रहे थे, अभी अलग अलग नेशंस में गेटवेज बना लिए, पता नहीं क्या हो रहा है। तो बहुत टाइम के बाद, बहुत R&D के बाद समझ में आता है कि हमारे इन सिस्टम्स में कुछ ऐसे लूपहोल्स हैं, पॉलिसीज में ही वो पैसा घूम रहा है और बहुत लार्ज स्केल मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा है। बहुत सारे आप देखते हो कि जैसे आप देखते हो बहुत सारे बैटिंग ऐप्स अभी चल रहे हैं, मतलब कि दो तरह के पेमेंट गेटवेज हैं मान लीजिए मार्केट में। एक जो इलीगल वेबसाइट को गेटवे देगा ही नहीं, जो आरबीआई कहता है। अगर आप एक पेमेंट गेटवे मान लीजिए, कोई भी लीगल गेटवे लगा लीजिए, रेजर पे है, CCNU जो भी है, वो नहीं देगा आपको। अगर आप एक बैटिंग ऐप चला रहे हो, वो क्यों देगा, वो वोलेशन है, राइट। मतलब इलीगल बैटिंग वेबसाइट्स भी दो तरह की होती हैं, स्किल बेस्ड एंड लक बेस्ड। आप लक बेस्ड चला रहे हैं, लक बेस्ड इलीगल है इंडिया में। अब ऐसे भी पेमेंट गेटवेज हैं जिनका काम सिर्फ ये है कि हम तो देते ही इलीगल को हैं, और वो आरबीआई से लाइसेंस लेके प्रॉपर्ली ऑपरेट भी कर रहे हैं। आप सोचेंगे कैसे ऐसा हो सकता है कि वो ऑपरेट कैसे कर सकते हैं, जबकि गेटवेज आरबीआई कहती है कि आपको नहीं देना है। तो उन्होंने ऐसा तरीका ढूंढ रखा होता है, मतलब हमारी गवर्नमेंट सिस्टम कीप्स वर्किंग कि हम पॉलिसीज़ को बेटर करें, जो ड्यू डिलीजेंस है इसको थोड़ा बेटर करें, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसको रोकें। बहुत सारे ऐसे गेटवेज हैं जिनके बैक टू बैक जो ये अलग अलग यूपीआई देते हैं, ब्लॉक होते रहते हैं, फाइनली इनका गेटवे का लाइसेंस कैंसिल करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब ऐसे बहुत मार्केट में ऐसा बहुत कुछ हो रहा होता है कि कॉमन पब्लिक को पता ही नहीं होता है कि ऐसे भी क्राइम्स हैं, और वो लार्ज स्केल मनी पे हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा होता है उनके पास। तो हमारा फोकस उन पे रहता है, या जिनको कैच करना बहुत हार्ड है, या ऐसे केसेस जो एजेंसीज नहीं समझ पा रही हैं कि ये चीज़ हुई कैसे। ऐसे बहुत सारे साइबर अटैक इंडिया में होते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे, इंस्टीट्यूशंस पे, जो गवर्नमेंट को नहीं समझ में आता, मतलब एजेंसीज को नहीं, कहीं ना कहीं समझ में आता है कि हुआ क्या। वो कंप्लेंट रजिस्टर कर लेते हैं, एफआईआर कर लिया, उसमें प्रोसीडिंग ही नहीं होती है। उसमें फिर उसका प्रॉपर डिजिटल फोरेंसिक्स होता है, बहुत ही डेप्थ फोरेंसिक्स होता है, तब कंक्लूड किया जाता है कि पहले तो हुआ क्या। पहले तो हम ये समझे कि हुआ क्या, जिसके बाद वो एफआईआर ढंग से कंप्लीट होती है और चीज़ें ऐड करके, उसके बाद किया किसने, सेकेंड स्टेप, फिर उनको पकड़ा जाता है। तो हम लोग उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। आपने इतने सारे हैकर्स को पकड़ा होगा, कोई ऐसा विदेशी हैकर ऐसा है जो बहुत बड़ा हैकर हो और जिसे आपने पकड़ाया हो? देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेसिकली। तो ये कहानी है फरीदाबाद की। तो फरीदाबाद में एक आदमी था जो पहले कुछ छोटे मोटे स्कैम्स में इन्वॉल्व था, राइट। जो मतलब कि एजेंसीज का एलिगेशन है, मैं एलिगेशंस नहीं लगा रहा हूँ, जो एजेंसीज का कहना है कि उसने मतलब कि छोटे मोटे, वो टोल पे काम करता था पहले, सिर्फ एक टोल वर्कर था। तो बेसिकली उसको एक रशियन लड़की मिल जाती है कहीं से,
राइट। तो बेसिकली वो बताती है उसको, मतलब उसको इतनी स्टार्टिंग में इस बंदे को रशियन नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे ये ट्रांसलेटर वगैरह यूज़ करके वो ये उसकी मतलब एक तरीके से गर्लफ्रेंड बन जाती है, राइट। वो उसको बताती है कि मेरे टच में ना हैकर्स हैं रशिया के, अच्छे खासे लेवल के हैकर्स हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि ये बंदा ना थोड़ा एक्सप्लोर करता है कि हैकर्स को यूटिलाइज कहाँ किया जाए। मैं काफ़ी चीज़ें उस टाइम एनालाइज कर रहा था, मेरे पास ना एक राउटर वगैरह काफ़ी चीज़ें आई थी एनालाइज करने के लिए। तो मैंने पहले एक चीज़ नोटिस की कि कुछ IP एड्रेसेस ना रशियंस हैं। तो कोई ना कोई एक रशियन हैकर तो मिला हुआ है इस सारे काम में, जो भी एग्जाम हैकिंग का वो चल रहा है। हमारे पास काफ़ी चीज़ें आई। तो बेसिकली क्या होता है, हम ना मैं कुछ मशीन्स को डिग कर रहा था, राइट। मैंने देखा कि एक पार्टिकुलर लूप होल ऐसा है जो विंडोज़ का एक लूप होल था, बेसिकली वो फिक्स हो गया है, और वो जो पुराने वर्जन है ना उसमें अभी भी चलता है। तो कोई आदमी है जो ये लोग पेपर्स वगैरह हैक करा रहे हैं कई जगह पे, जब वो बेसिकली उस सिस्टम के, उस ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो एक VM डालता था, वर्चुअल मशीन, और उसके अंदर एग्जाम का ऑपरेटिंग सिस्टम डालता था। तो ऐसे उसने ना इतना ज़्यादा फैला दिया इस चीज़ को, इतना ज़्यादा फैला दिया। अब मैंने एक चीज़ नोटिस की, अगर ये लोग उस रशियन हैकर को एक्सेस नहीं भी देंगे ना किसी मशीन का, उसके पास एक लूप होल है उस पार्टिकुलर विंडोज़ OS का, वो अपडेट सारी रोक देता था। वो जिस मशीन का चाहे उसका एक्सेस ले सकता है। अच्छा। तो वो कुछ बच्चे इनके पास कराता है पैसे लेकर, कुछ अपने पास करता है। उस बंदे का जो सॉफ्टवेयर हैं वो इतना ज़्यादा वायरल है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उसने पूरे सिस्टम को ओवरटेक कर लिया। तो एक एजेंसीज में एक फियर बन जाता है। ऐसा ना हो कि जो हमारे मेन एग्जाम्स हो रहे हैं, कोई मान लीजिए कल को कोई IB से रिलेटेड एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है हमारा, मिलिट्री का एग्जाम है कोई, ऐसा ना हो रहा हो कि बाहर के जो रशियंस हैं वो लोगों को इन्फिल्ट्रेट कर रहे हो यहाँ पे, रशियन हैकर्स। तो बेसिकली उस बंदे को आइडेंटिफाई कर लिया गया था। सबसे पहले मैंने उसे आइडेंटिफाई किया था काफ़ी R&D करने के बाद कि बंदा है कौन, इसका नाम क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है। लेकिन फिर CBI ने क्या किया, अचानक से एक ऐसी लैब पे रेड कर दी जो उससे रिलेट हो रही थी उस बंदे से, राइट। और जब CBI ने पूछताछ करना शुरू की तो उनको पता चला ऐसे ऐसे क्रैक्स बनते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो क्रैक बनते कैसे हैं। और ये एक ऐसा केस हो सकता है कि हो सकता है CBI को भी आज तक ये ना पता हो, बहुत सारे अधिकारियों की, उस चीज़ की गहराई कितनी थी, क्योंकि मुझे पता है उस पर कितना रिसर्च हुआ। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड कि जब हाँ CBI में जैसे एक जॉइंट डायरेक्टर सर थे, उन्होंने कंटेक्ट किया एक IPS ऑफिसर को जो हरियाणा STF में, तो उन्होंने मेरा रेफरल दिया कि मैं एक बच्चे को जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है, इन चीज़ों पे करता ही रहता है। तो मेरे पास कुछ रिजल्ट्स ऑलरेडी था जो रशियन से रिलेट हो रहा था, राइट। और मेरे पास बहुत सारी चीज़ें पहले से ही हैं, मेरे पास 6-7 अलग तरह के क्रैक्स भी हैं ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं सही से। जब वो मैटर शुरू हुआ, आप ये देखिए सबसे ज़्यादा हैरानी एक एजेंसी को कैसे आती है। एक आदमी टोल पे काम करता था, टोल पे काम करता था, आज वो इतना अमीर हो गया और आज रशियन गर्लफ्रेंड है, बंदे को काफ़ी हद तक रशियन सीख लिया। रशियन हैकर्स उसके कहने पे इंडिया आते हैं। मतलब कितना मतलब पहले तो एजेंसी को डाइजेस्ट नहीं हुआ, जब उसकी हिस्ट्री देखी, मतलब किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा किसी को भी, जब वो बंदे को आइडेंटिफाई किया कि मतलब ये आदमी मेन है। तो हुआ क्या, उसमें जैसे 780 कुछ बच्चों का एग्जाम करवाया था उस रशियन हैकर ने जो आइडेंटिफाई हो गए थे। और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं वो एग्जाम्स को पास कर लेंगे रिमोटली, आपने देखा होगा पैसे देगा और एजेंसी गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा। एक्चुअली जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, बैकएंड में इतना डाटा होता है कंपनीज के पास, एक एक जो क्लिक उन्होंने किया है, कितने टाइम में किया, कितने टाइम वो स्क्रीन को देख रहे थे, उनकी मूवमेंट्स, मॉक टेस्ट से लेकर अब तक उनके हार्डवेयर में कोई चेंज तो नहीं आया। हैश वैल्यूज होते हैं, पेरिफेरल हैश वैल्यूज होते हैं, दुनिया भर का डाटा होता है, उससे पता चल जाता है। आप ये सोचिए जब 800 करीबन 780 बच्चों को पहले और कुछ बच्चों को बाद में, बहुत सारे बच्चों को उसमें नोटिस गया, 850 समथिंग नोटिस गए उसमें टोटल। कोई बच्चा एग्री नहीं कर रहा है, सबको ये हो गया कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है। उनके एडवोकेट कह रहे हैं कि ऐसे थोड़ी है कि जिस लैब में रेड नहीं हुई और उस लैब में आपने पेपर दिया था, आपने रिमोटली सोल्व किया पेपर, एजेंसी को कैसे पता चल गया जब वहाँ रेड ही नहीं हुई, जब वहाँ के कैमरे ही नहीं आए। लेकिन जब हमने उनको डाटा दिखाया स्क्रीन पे कि ये डाटा और ये ऐसे प्रूव हो रहा है, आप ये लगा लीजिए लगभग 99% बच्चे कुछ मान गए थे, 99%। और जो नहीं भी माने ना, उनको पता है कि अगर वो यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट दे उनको कोर्ट में मानना ही पड़ेगा। मतलब वो सिर्फ वो बच्चे हैं जिनके एडवोकेट्स उनको ये समझा रहे हैं आप यहाँ पे कुछ लिखो ना लिखो वो सेम है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अंडर प्रेशर बाय डिफॉल्ट माना जाता है, कानून की प्रॉब्लम मतलब है। 800 से ज्यादा बच्चों को एग्जाम करा के पास कराया गया। Exactly. और जैसा ये तो एक और वो arrest हो गया। आइसबर्ग है, मुझे लगता है ये तो एक उदाहरण है, लेकिन ऐसे दसियों उदाहरण होंगे जहाँ पर आप काम कर रहे हैं और एजेंसीज की हेल्प कर और रहे वो हैं। रशियन हैकर अरेस्ट हो गया इस केस में, ही वाज अरेस्टेड। वो इंडिया का Because of you. एक ही ऐसा हैकर है जो थोड़े, मैं मानता हूँ बहुत ही इंटेलिजेंट और बड़े लेवल का हैकर हो, बहुत यंग है, बहुत ज़्यादा यंग एज का है, और वो अरेस्ट हो गया इस केस में। चलिए, तभी मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक टू यू। आप अच्छा काम ऐसा एक एथिकल हैकर के तौर पे करते रहें और देश का भी समाज का भी भला करते रहें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।
राइट। तो वो पलवल से हैं बेसिकली, राइट। तो बेसिकली व्हाट हैपन्स ना कि वो थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं वर्ल्ड को, और वो एक चीज़ समझ जाते हैं कि इंडिया में उनको एक चीज़ समझ में आती है, उनको रशिया से भी यही इंटेल मिलता है कि इंडिया में जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो एग्जाम हैकिंग है। दुनिया के सारे एग्जाम इंडिया से हैक होते हैं। अगर जर्मनी का कोई पेपर हैक हो रहा है ना तो वो इंडिया से हो रहा है। अच्छा। अगर बाहर का कोई ग्लोबल पेपर है ना जिसमें बच्चे वाया होम पेपर देते हैं घर पे बैठ के, और उनको वो 100% एश्योरिटी से हैक करवाना है, तो वो प्रेफर किया जाता है कि वो इंडिया आए और उस पेपर को फेस करें। और ऐसे बहुत सारे ग्लोबल सर्टिफिकेशन है आईटी में जो बाहर कहीं क्रैक नहीं हो रहे, लेकिन इंडिया में सब क्रैक हो रहे हैं। इंडिया बहुत एडवांस्ड है। तो वो देखते हैं कि इंडिया में पैसा भी बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स का यहाँ पे करेज भी है, और यही कारण है कि यहाँ पे इस चीज़ में इतना रिसर्च है। तो एक टाइम आ जाता है बेसिकली वो बंदे का अच्छा काम चल रहा है, उसने गाड़ियाँ वाड़ियाँ ले ली है, राइट। तो एजेंसीज के टारगेट में तो होते हैं लोग, भाई एकदम से इतना पैसा आ गया,